हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माय नेम इज रुद्र गौतम और मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटीज के बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, और आज का लेक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट सेल, कोशिका। सो जब कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है तो फिर एग्जाम के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण शरीर की गतिविधि क्रियाविधि चल रही है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेल। तो यदि सेल जो है वो ओवरऑल जितना भी काम होता है वो मानव शरीर में सेल के कारण ही होता है। सेल में ही एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं, और एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी। सो टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कंप्लीटली देखिए, आपको बहुत डिटेल में इंसाइट इस चैप्टर के माध्यम से मिलने वाला है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो सेल सेक्शन को हम लोग आज देखने वाले हैं, तो जुड़ते चले जाइए और भी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, राइट, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड टुडे इज 31 ऑफ दिसंबर। सो आज इस 2020 का अंतिम दिवस भी है। तो कैसा लग रहा है आपको? एक खतरनाक साल जो अब तक का ऐतिहासिक साल माना जाएगा, ये साल अब जा रहा है धीरे धीरे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो क्लास 8th का 8th चैप्टर है ये सेल इज द 8th चैप्टर ऑफ क्लास 8th, राइट। सो दोस्तों, यदि आप इंडियन इकोनॉमी देखना चाहते हैं, सो इंडियन इकोनॉमी में रेगुलरली 10 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूं, और यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बाय माय नेम रुद्र गौतम। आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत ही एनालिटिकल जो प्रश्न होते हैं, जो एक्चुअल में आपको एक इंसाइटफुल व्यू देंगे, एक अपने आप में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला व्यू प्रदान करते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी हम लोग 10 PM पर देखते हैं। गौरीराज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का डिटेल्ड लेक्चर हमेशा 8 PM पर आता है। टोटल लगभग 40 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक। एनवायरमेंट इकोलॉजी बिल्कुल फ्री एंड स्पेशल क्लासेस है, जरूर इसको ज्वाइन करा करो आप, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नीचे दिए गए लिंक पर फॉलो कर लीजिए। और इंडियन पॉलिटी के जो एमसीक्यूज है वो हमेशा 4 PM पर आते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, है ना, जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है। सो टुमारो इज अ डेट, एक नया साल, एक नई उमंग और एक नया सेशन मेरा आने वाला है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बर्निंग टॉपिक, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हाई यील्डिंग जिनकी वैल्यूज हैं, उन टॉपिक्स को, 2, 3, 4 टॉपिक को, करंट अफेयर को सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते हुए, साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपको उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन सभी पर हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं ये डिटेल्ड लेक्चर। और दोस्तों, आज डोंट फॉरगेट टू मीट एट 8:30 पर बिल्कुल भी मिलना मत भूलना, क्योंकि वी आर गोइंग टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और उसमें आपको मैं और मयंक सर साथ में डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे करंट अफेयर को। और इस प्रकार के करंट अफेयर के सेशन कहीं पर भी नहीं है जहां पर आपको 2 फैकल्टीज मिलकर करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। सो जरूर, नमस्कार। चलिए, सो केवल 6 मंथ बचे हैं। 27th of June इज द डेट। अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल सीरीज ऑफ कोर्सेज लेकर आया है जो अपने आप में यूनिक है, और ये सीरीज केवल अब 6 महीने बचे हैं। दिस इज द राइट टाइम। एक नया साल, एक नए जोश के साथ आप पार्टिसिपेट करिए। अनअकैडमी विल बी ऑलवेज पेनेशिया, बून फॉर यू। अनअकैडमी हमेशा आपके लिए रामबाण और एक आशीर्वाद बनकर आया है, और आशीर्वाद सर बहुत से फैकल्टीज हैं, यहां पर देख लीजिए, मृणाल सर, मधुकर कोटवे, दीपांशु, है ना, प्रतीक नायक, बहुत से टॉप नॉच एजुकेटर्स यहां पर हैं जिनसे आप लगातार पढ़ सकते हैं। और इनके कोर्सेज में यदि आप एनरोल करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन होती है। सो यहां पर 28 ऑफ दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। तो ये एक अंतिम समय है, नए साल की शुरुआत एक नए उमंग के साथ करिए। हिंदी के डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल हैं,
डेडिकेटेड हिंदी के बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें पूर्ण सिलेबस कवरेज, सबसे शीर्ष जो एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये जीएस के कोर्सेज बनाए जाते हैं। तो आप इन संपूर्ण कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अगले मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग आशुतोष शर्मा, प्रतीक्षा कश्यप, गुड मॉर्निंग। सो आरपी सर 10, यहां पर आपको ये रेफरल कोड सबसे ज्यादा मदद करेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। जब भी आपको कभी लगे, आप एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरे प्रोफाइल को विजिट कीजिए। यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी एंड आप मुझे बता सकते हैं जब भी आपको प्रिपरेशन करना हो। डेफिनेटली ये कोड आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। सी सेट में कॉम्प्रहेंशन नॉलेज सर बहुत क्वेश्चन आते हैं सी सेट में। आशुतोष शर्मा जी, सी सेट की क्लास में रेगुलरली लेता हूं सैटरडे एंड संडे को, राइट। सैटरडे और संडे को मैं क्लास लेता हूं, जिसमें से मैंने कुछ टॉपिक तो एप्टीट्यूड के करवा दिए हैं, कुछ टॉपिक रीजनिंग के चल रहे हैं। जैसे ही ये कुछ कवर होगा उसके बाद में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक एग्जॉस्टिव नॉलेज प्रदान करूंगा और वो एग्जॉस्टिव नॉलेज इसी चैनल पर सैटरडे और संडे को, राइट। और यदि मुझे लगा तो मैं और भी अच्छी, क्योंकि मैंने कैट लेवल तक इंग्लिश पढ़ाई है, सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विल बी लाइक अ केक टू यू। ये एक बिल्कुल मक्खन और केक की तरह से मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। इट विल बी इजीली डाइजेस्टिबल, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। एकदम क्लियर है, ठीक है। आशुतोष शर्मा को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सैयद मास्टर ऑफ हुसैन साहब, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सो यहां पर 6 मंथ के कोर्सेज हैं, 1 ईयर के कोर्सेज हैं, 2 इयर्स के कोर्सेज है। कंप्लीट फुल प्रिपरेशन आप यहां कर सकते हैं। चैप्टर सेल है, आज कोशिका चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सो प्राइस हाइक होने वाली है आइकॉनिक, विच इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। और यह प्रोग्राम आपको देता है एक पर्सनल कोच जो आपकी स्टडी प्लानर, इवैल्यूएशन ऑफ द मेंस टेस्ट सीरीज। अब आपने मेंस में आंसर राइटिंग लिखा, लेकिन आप कितने क्लोज हैं मॉडल आंसर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको प्रत्येक आंसर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन हो। तो उसके लिए आपके साथ एक पर्सनल कोच होता है ना। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं सीसेट करवाता भी हूं, तो आपका प्रश्न भी मेरे से है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। सो आरपी सर 10 विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल रेफरल कोड एवर इन अनअकैडमी हिस्ट्री। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी आप कोर्स लें, आपका दोस्त कोई कोर्स ले, उन्हें इसी रेफरल कोड को सजेस्ट कीजिए और मुझसे बात करवा दीजिए, और मैं आपको मेंटरशिप, गाइडेंस एटसेट्रा सभी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो 72,000 का कोर्स है, ये कोड लगते ही आपको 64,000 का पड़ेगा। आइकॉनिक में आपको जो है डेडिकेटेड कोच मिलता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आरपी सर 10 इज द रेफरल कोड एंड आरपी सर 10 मींस डिस्काउंट। सो जितने भी भारतवर्ष के कोर्सेज हैं उन सभी पर मेरा ये कोड अप्लाई होता है। तो जरूर आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, कुमार अरुण जी आ गए हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। कोशिका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सेल इज अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है हमारे जीवन की मूलभूत, कार्यात्मक और साथ ही साथ संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो अभी हाल ही में यह आंकड़ा आया था 37,200 अरब कोशिकाएं। अब आप सोचिए, मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद भी अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, सभी लोग अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। हमारे शरीर में 37,200 कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं पूर्णतः सामंजस्य में हैं, और तभी इतना वेल फंक्शन्ड ह्यूमन बीइंग और मानव सर्वोत्तम जीव भी है। तो ये कोशिकाएं अपनी संपूर्णता के चरमोत्कर्ष पर हैं, अपने आप में ये पिनैकल स्तर पे हैं, है ना। कोशिका अपने अगले मुकाम पर है। और देखिए, आपको ये भी पता होगा, दिमाग की कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, हृदय की कोशिका का अपना अलग काम है, लिवर की कोशिकाओं का अपना अलग काम है, जो एपिथेलियम ऊतक होता है, उपकला ऊतक, उसका अपना एक अलग काम है। और ये सभी इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही हैं कि मानव शरीर एक अपने आप में पराकाष्ठा पर है। यस और नो, एकदम क्लियर। तो कोशिका की जब बात करते हैं तो अधिकतर जीव में छोटी संरचना जो पाई जाती है, सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था
कार्क नाम के, जो कार्क होता है मतलब लकड़ी का सा, जिसको हम लोग बीकर इत्यादि को जो ढकने में बंद करने का यूज करते हैं, तो कार्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी से देखी। लेकिन उसके बाद आते हैं एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, और एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार जीवित कोशिकाओं के बारे में, लाइवली सेल्स के बारे में बताया। यही नहीं, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, जीवाणु को सबसे पहली बार बताने वाले जो व्यक्ति थे वो भी कौन है? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। तो फाइनली क्या होता है, 1674 में जब एंटोनियन ल्यूवेनहॉक इन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, तब इन्होंने देखा कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो लाइवली सेल्स है। और कार्क का मतलब क्या हो गया? कार्क मतलब होता है लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी में कोशिकाएं डेड होती हैं या लाइवली। याद रखना, जो लकड़ी है उसमें कोशिकाएं मृत या डेड होती हैं। जीवित शरीर में लाइवली टिश्यूज ऊतक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना निर्णय स्वयं रखते हैं। जियोग्राफी की कोई बुक हिंदी माध्यम के लिए सर? सो रॉक 2799 आ गए हैं, जियोग्राफी की बुक पूछ रहे हैं। महेश कुमार वर्णवाल पढ़ लीजिए, है ना। महेश कुमार वर्णवाल एक अच्छी बुक है। इसके अलावा यदि आपने पूरी एनसीईआरटी यदि कवर कर ली हैं, तो एनसीईआरटी के बाद केवल करंट अफेयर्स से लिंक करके आप मैपिंग भी करते हैं, तो भी जियोग्राफी के लिए वो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, करंट अफेयर रेगुलर फॉलो कर रहे हो, थोड़ा महेश वर्णवाल बुक को पढ़ लीजिए। दूसरा, आप एक और चीज कर सकते हैं, एक और पोलाइट सजेशन है, यदि आपको और अच्छे लेवल पे पढ़ना है तो माजिद हुसैन पढ़ लीजिए, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो जीसी लियोंग पढ़ना तो बिल्कुल मत भूलिए। एकदम क्लियर? चलो, तो सभी अंग और छोटे भागों से, सभी अंग भी जो है वो छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं, और मानव की सबसे सूक्ष्मतम जीवित संरचना इकाई कोशिका है। एकदम क्लियर? सर्वप्रथम कॉर्क की जो कोशिकाएं हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिकाओं को। कोशिकाओं की विविध आकृति और साइज परिलक्षित होता है, मतलब जो कोशिकाएं हैं उनका वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज होता है, और मानव शरीर में ये लगभग 37,200 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। एकदम क्लियर? चलो, विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है ना। जो जो जानवर हैं उनमें अलग अलग कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होती है, शुक्राणु स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, एग, है ना। एग, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन अंडाणु ऑप्शन में नहीं दिया जाए तब कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होगी? आरबीसी। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। एकदम क्लियर? यहां तक यदि सारी बात क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। राइट, चलिए। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जैसे मुर्गी का अंडा, पूरे अंडे को एक कोशिका माना जाता है। राइट, एक कोशिका माना जाता है पूरे अंडे को, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ माना जाता है। ठीक है, चलो। कुछ जीव, तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका फिर किसकी हो गई? शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में वर्तमान में सबसे बड़ा है। कभी डायनासोर्स जो हुआ करते थे वो भी किस वर्ग के थे? रेप्टाइल्स, है ना, सरीसृप वर्ग के थे। तो डायनासोर्स भी बहुत बड़े अंडे देते थे, है ना। लेकिन वर्तमान में ऑस्ट्रिच, है ना, वर्तमान में ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा अंडा देता है। ठीक है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका और अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ जीव या तो एक कोशिका के या अन्य कोशिकाओं के बने होते हैं। कई बार एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है ना, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। राइट। और एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे मूलभूत प्रकार्य करती हैं जो बहुकोशिकीय। तो देखिए यहां पर जब हम लोग एमीबा की बात करेंगे, एमीबा एक कोशिकीय जीव है, वन सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और वो अकेली कोशिका अपना कंप्लीट काम कर देती है। यस और नो? एकदम क्लियर? तो बेसिक बात तो आपको क्लियर हो गई। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी देखेंगे ताकि उसमें आपको एक इंटरेस्ट पैदा होगा। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे मूलभूत कार्य कर लेती हैं, है ना। अब कोशिका जो है उसके 3 भाग हैं मेनली, मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए ये मान लीजिए कोशिका है,
तो ये बाहर वाला जो आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये ड्यूअल लेयर का होता है, डबल लेयर का होता है, ठीक है। और यहां पर कोशिका की जो झिल्ली है उसकी एक विशेषता होती है। कोशिका की झिल्ली की क्या विशेषता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया? वह झिल्ली जो अर्ध पारगम्य है। मतलब देखिए, यदि पदार्थ अंदर नहीं जाएगा और यहां पर सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो एटीपी का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा बन रही है। केंद्रक के अंदर ही तो गुणसूत्र होते हैं जो हमारी आगे आने वाली संतति को, है ना, फॉलो करवाते हैं। आगे आने वाली संतति जो है वो किस पर निर्भर करती है? हमारे केंद्रक में मौजूद गुणसूत्रों पर। तो यहां पर जो पदार्थ है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, उसका अंदर बाहर जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए कोशिका की झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एकदम क्लियर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। तो देखिए, एक तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, एक होती है सेल और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इन सभी में केंद्रक, इन सभी में डबल झिल्ली, ड्यूअल लेयर होती है। इन सभी में डबल झिल्लियां, ड्यूअल लेयर पाई जाती है। अब देखिए, कई बार आपको यह भी प्रश्न आता है कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक, गुड मॉर्निंग डियर। प्रोकैरियोटिक का मतलब और यूकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पहले की कोशिकाएं जो हरे नीले शैवाल में पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक जो आधुनिक जीव जंतु हैं जैसे मानव, तो मानव में कौन सी कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक। क्योंकि क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आपको कभी यह पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, तो देखिए यहां पर जो ये वर्ड बना है वो कैरियो से बना है, कैरियो। और क्या लिखा हमने? प्रोकैरियोटिक। कैरियो, कैरियो शब्द क्या होता है? ध्यान से देखिए, कैरियो, कैरियो शब्द का मतलब होता है केंद्रक। तो जिस केंद्रक में एक प्रॉपर झिल्ली हो, जिस केंद्रक में एक प्रॉपर झिल्ली हो, जिस केंद्रक में एक प्रॉपर झिल्ली हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। जिसमें पहले वाली मतलब जिसमें प्रॉपर बाहर मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक। जिसमें प्रॉपर झिल्ली है, मतलब देखिए एक और चीज बताऊं आपको, सुकेंद्रीकृत, सुकेंद्रीकृत इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब जिसके अंदर अपने आप में बाहर का, किसमें? केंद्रक। और एक बात याद रखना, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक है। और केंद्रक के चारों ओर यदि प्रॉपर झिल्ली है तो वो यूकैरियोटिक है। मानव में कौन सी है? यूकैरियोटिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्लियर हुआ। तो यहां पर देख लीजिए, कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं है, प्रॉपर केंद्रक जो है बाकी अन्य ऑर्गन से अलग नहीं हो रहा, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, तो वो प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कौन सी है? जिनमें प्रॉपर ये पाया जाए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया। देखिए, जो जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका होती है, बेसिकली दोनों में क्या अंतर है? पादप कोशिका के बाहर जो भित्ति पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल और हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, है ना, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, किसमें? फ्लोरा जगत में, पादप में। लेकिन जंतु जगत में क्या होता है? जंतु जगत में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और यही कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है ना? तो यहां पर लिखेंगे आप फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या हो गया? फॉस्फो का मतलब हो जाता है प्रोटीन
और लिपिड्स का मतलब होता है वसा। तो पादपों का जो कोशिका है उसका बाह्य आवरण सेल्यूलोज का बना होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जंतुओं में जो कोशिका झिल्ली है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, जो कि प्रोटीन और वसा से मिलकर बना है। एकदम क्लियर। अब पादपों में देखिए क्या होता है ये भी बता दूं। पादप की जो कोशिका है उसमें सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, और सबसे बाहर पाया जाता है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो प्लांट्स में, पादपों में कोशिका झिल्ली मतलब प्रोटीन वसा वाली लेयर प्लस कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं। और चूंकि पादप के अंदर सबसे बाह्यतम भाग में सेल्यूलोज पाया जाता है, जो अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए उसको मृत कहते हैं। चूंकि पादप की कोशिकाओं का बाह्य आवरण सेल्यूलोज का बना होता है, और कोई भी बाहर से आने वाला पदार्थ अंदर या अंदर से जाने वाला पदार्थ बाहर आने के लिए वह स्वतः निर्णय नहीं ले सकती है पादप की कोशिका, इसीलिए उसे क्या कह देते हैं, मृत कोशिका। जैसा कि कार्क की कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने देखा था। मेरी बात क्लियर हुई? गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, है ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तो मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, है ना? हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है? चलिए, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ये सब आपको क्लियर हो गया है। पादपों में सभी में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जंतु के अंदर तो जो है बाहर भित्ति पाई जाती है, और रंगीन संरचनाएं पादपों में पाई जाती है जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड, है ना? और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, और इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पादप में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक तो है केंद्रक, एक तो है केंद्रक, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, गुड। एक तो होता है केंद्रक, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है क्लोरोफिल या प्लास्टिड, क्लोरोफिल। इन तीनों में ही क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। ये कई बार प्रश्न है, डीएनए। डीएनए केंद्रक के बाहर कहां पाया जाता है? जंतु कोशिका में दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए। आपको याद आ रहा होगा माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ये बहुत चर्चा में आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और जो पहला देश था उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ही वो देश है जिसने पहली बार इस दुनिया में क्लाइमेट इमरजेंसी भी घोषित की थी। तो यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार 3 पेरेंट बेबी, जिस महिला के अंदर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो उस एक कोशिका से जो माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु दोनों मिलेंगे, और पता चला माता के माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रॉपर डीएनए नहीं है, तो क्या हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से ऊर्जा का उत्पादन करेगा? क्योंकि वही आधारभूत कोशिका आने वाले समय में 37,200, है ना, 37,200 करोड़ कोशिकाओं का बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं, एक छोटा सा सुधार करना चाहता है। कोशिकाओं के बारे में एक छोटा सा सुधार सुन लीजिए। 37,200 अरब नहीं है, ये 37,200 करोड़ है। अभी मेरे को बोलते बोलते याद आया, ये 37,200 करोड़ है। अरब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। 37,200 करोड़ कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये एक सुधार कर लेना जो शुरुआत से सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। क्लोरोफिल क्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया। डीएनए किस किस में पाए जाते हैं? प्लास्टिड, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। एकदम क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु में छोटी छोटी रिक्तिकाएं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था रिक्तिकाएं क्या होता है? वैक्यूओल्स। तो एक बार एक डायग्राम को देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
पूरा का पूरा कोशिका समझ में आ जाए आपको, तो एक डायग्राम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई जंतु की कोशिका है। ठीक है, ये जंतु की कोशिका, जंतु की कोशिका हमेशा कैसी होती है, डबल लेयर की बनी होती है, तो इसीलिए मैंने डबल लेयर बना दिया, ये डबल लेयर। ठीक है, डबल लेयर, राइट, डबल लेयर बना दिया है ये। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग पाया जाता है जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक भी डबल लेयर का ही बना होता है। केंद्रक भी किसका बना होता है, डबल लेयर का ही बना होता है। एकदम क्लियर। और केंद्रक को अपना स्थायित्व कौन प्रदान करता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या था आपका, केंद्रक। केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। नीचे ये जो है वो क्या है आपका, ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और अंतःप्रद्रवी जालिका को हम लोग और क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि है ना चिकनी, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये निर्माण करती है वसा का संश्लेषण। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका संश्लेषण करती है, प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन क्यों बनाती है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो याद रखना, जो जहां पर ये इस तरह के डॉट दिखा रहा हूं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, मतलब सख्त अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसी में पाए जाते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स ये हो गए, केंद्रक ये हो गया। केंद्रक के अंदर, अच्छा एक बात याद रखना, कोशिका जो है उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग कहा जाता है, वो केंद्रक ही कहा जाता है। केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। केंद्रिका कहां पाई जाती है, केंद्रक के अंदर। और इस केंद्रक के अंदर इस प्रकार के जो मैं ये धागे बना रहा हूं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन धागे। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे। और यही क्या है, इन्हीं में पाए जाते हैं डीएनए। यही क्रोमेटिन धागे एक्चुअल में गुणसूत्रों के बने होते हैं, गुणसूत्र, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रॉपर्टी लेकर जाते हैं। यहां तक बात क्लियर। अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका मैंने बता दिया आपको 2 प्रकार की है, स्मूथ एंड रफ। इसी के अंदर ये जो झिल्ली बनी है ना दोस्तों, ये बाहर की जो पूरी की पूरी जो झिल्ली है, दिस आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर की जो झिल्ली है, ये जो है ये झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस वसा की, प्रोटीन प्लस वसा की। इसीलिए हमें रेगुलरली प्रोटीन और वसा की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन प्लस वसा। और इसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, गुणसूत्र, बिल्कुल है ना, क्रोमोसोम्स। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाए जाते हैं। तो डीएनए कहां कहां पाए जाते हैं, केंद्रक में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और इसको पावर हाउस भी कह रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए कि इन्हीं केंद्रक कोशिकाओं के अलावा एक चीज होती है रिक्तिका। क्या नाम है, रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है वैक्यूऑल, वैक्यूऑल्स। और जो ये वैक्यूऑल्स हैं, रिक्तिकाएं हैं, ये पादप में, प्लांट्स में बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी आकार की, और एक ही पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं जो हैं वो जंतु में ये क्वेश्चन आता है,
छोटी, बहुत छोटी लेकिन संख्या में कई, ये होती है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट में एक ही पाई जाती है और जंतु में बहुत सारी लेकिन छोटी पाई जाती है। रिक्तिका को सबसे पहली बार खोजा किसने था? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार खोजा था क्योंकि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी को खोज लिया था। एकदम क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए रिक्तिका क्या करती है? रिक्तिका जो है जल प्लस लवण, मतलब हमारे शरीर में मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, उस केस में क्या होगा? हमें जो जल की कमी होगी, हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल होगा? रिक्तिका सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। एकदम क्लियर है। हमारे शरीर में रिक्तिका सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जब भी हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाए? जल की। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन आना चाहिए और दैट इज व्हाट? ज़ेरोफाइटा और एक मैंने ले लिया हाइड्रोफाइटा। क्या होते हैं ये? हाइड्रोफाइटा। ज़ेरोफाइटा का मतलब है जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, जहां भी ज़ेरो आए मतलब डेजर्ट में, रेगिस्तान में। और हाइड्रोफाइटा जो जलीय पादप होते हैं, जलीय। तो याद रखना ज़ेरोफाइटा को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो लगभग पूरी संपूर्ण कोशिका का 90% जो है ना वो अकेला रिक्तिका होता है। और हाइड्रोफाइटा प्लांट तो पानी में ही पाए जाते हैं, तो इसमें नील या नेग्लिजिबल होते हैं रिक्तिका या फिर वैक्यूल। इंग्लिश में इसे वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। ज़ेरोफाइटा में सबसे बड़े रिक्तिका पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइटा में नहीं पाए जाते क्योंकि ये पानी को संचित करके रखते हैं। ज़ेरोफाइटा रेगिस्तान के पादप को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो यहां पर एक बात याद रखना, जब मैं फ्लोरा की बात करूं, फ्लोरा का मतलब पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग आप कौन सा बताएंगे दोस्तों? वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। किसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती? हाइड्रोफाइटा में। किसमें रिक्तिकाएं सबसे बड़े साइज की होती हैं? ज़ेरोफाइटा में। और साथ ही साथ में एक और पॉइंट है ना कि जंतुओं में क्या रिक्तिकाएं पाई जाती है? बिल्कुल, लेकिन संख्या में कम पाई जाती हैं और डिहाइड्रेशन के समय। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? भाई बहुत शानदार प्रश्न पूछ लिया आपने रुसैली जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो एटीपी का निर्माण करता है ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है क्रेब्स साइकिल की मदद से। याद रखना, क्रेब्स साइकिल, CYCLE, क्रेब्स साइकिल की मदद से टोटल 36 एटीपी का निर्माण होता है और ऑक्सी साइकिल से 2 एटीपी का निर्माण होता है। और इसीलिए हमारे संपूर्ण लाइफ साइकिल में जो एक माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका में टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है। और चूंकि यही एटीपी जब हमको ऊर्जा मिल चाहिए तो एटीपी किस में टूटता है? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब भी एक बड़ा अणु छोटे अणु में टूटेगा तो क्या देगा? ऊर्जा देगा। तो इसीलिए ये ऊर्जा को संचित रखता है। और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। एकदम क्लियर हो गई बात? सारी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्तिकाएं आपको मैंने क्लियर कर दिया है, वैक्यूल्स क्लियर कर दिया है ना। और देखिए रिक्तिकाओं को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट, पादपों में टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिक्तिकाओं को टोनोप्लास्ट कहा जाता है पादपों में। चलिए, तो ज्यादातर बातें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं, तो अब आगे चलते हैं, है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, आप लोग आंसर लगाइए और मदद भी कीजिए। तो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी मीडियम के हैं आप तो। चलिए, 4 पॉइंट हैं। सत्य और असत्य को आपको छांटना है। सत्य और असत्य को आपको छांटना है। ठीक है,
बताइए, है ना। आप ऐसे लिखना, जैसे इसको मान लीजिए ए लिख दीजिए, ए बी सी और डी, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग सिंगर सोनू सिंह, सिंगर हैं आप, वेरी गुड। तो सबसे पहले बताइए, क्या एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है क्या? पेशी कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं क्या? शाखान्वित का मतलब क्या? ब्रांच वाइज होती है क्या? मसल सेल आर ब्रांच्ड। किसी जीव की मूल संरचना कोई अंग है क्या? और अमीबा की आकृति अनियमित होती है क्या? बताइए कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, यह सत्य है, ट्रू ट्रू। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, वेरी गुड, रुशाली ने बिल्कुल सही बोला है, ट्रू। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रू, वेरी गुड। किसी जीव की मूल संरचना क्या अंग होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सेल होती है। हमारी मूलभूत कार्यात्मक और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। यस और नो? ए इज ट्रू, बिल्कुल। और पेशी कोशिकाएं जो होती है ना, मसल्स, ये कभी भी रेखांकित नहीं, शाखान्वित नहीं होती हैं। शाखान्वित वाली तो कौन सी कोशिकाएं मानी जाती हैं? जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं भी कहलाती हैं और ये शाखान्वित होती हैं। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग अशोक सिंह जी, गुड मॉर्निंग। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, आगे देखते हैं, और भी बहुत अच्छे प्रश्न है अभी। तो यहां पर आपको पहला वाला पॉइंट ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड फॉल्स एंड फोर्थ ट्रू है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, ठीक है, वो तो हम लोग बना देंगे, और तंत्रिका कोशिका वगैरह। देखिए यहां पर एक टर्म आ रही है, कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। कुछ पॉइंट्स बता दूं मैं आपको यहां पर। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, है ना? साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एक बात याद रखना, ये संपूर्ण जो कोशिका है उसके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं, केंद्रक, केंद्रिका, है ना, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन ये अलग अलग ऑर्गन मान लिए, लेकिन बीच में जो तरल भरा रहता है, बीच में जो इसके अलावा जो तरल भरा रहता है वही साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। जो तरल है वही कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य में भी याद रखना, कोशिका द्रव्य में भी ऊर्जा बनती है, एटीपी, ठीक है, ठीक है। चलिए, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक तो ब्रेन, दिमाग कहलाता है। किसी भी कोशिका का केंद्रक क्या है? ब्रेन है। जब हम लोग जंतु कोशिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दिस वन, व्हाट, है ना, केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है जंतु कोशिका में, ठीक है, केंद्रक। और केंद्रक में ही देखिए संपूर्ण अन्य अंगों को जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स की मदद से, वो केंद्रक का, इसीलिए ब्रेन है। इसके अलावा जो हमारी केंद्रक का ही विभाजन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, है ना, मीटियोसिस और मियोसिस। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, ये केंद्रक का ही होता है जब ये बंटता है। और तभी तो आप देखिए एक समय पर हम केवल एक कोशिका हुआ करते थे, माता का एग और पिता का जो है स्पर्म, केवल ये हुआ करते थे हम, बस। आज ऐसी की ऐसी मानव शरीर में 37,200 करोड़ कोशिकाएं हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लगातार यहां पर सेल डिवीजन होता जा रहा था, ठीक है ना, एकदम क्लियर बात। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? तो कोशिकांग जो हैं वो कोशिका के इंटरनल, आंतरिक वाले भाग में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जहां होता है वहां पर पाए जाते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आप?
राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूओल्स रिक्तिकाएं, केंद्रक, न्यूक्लियस, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये सभी कहां पाए जाते हैं? ये सभी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बना देंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है भाई? प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव पहले वाली कोशिका, यूकैरियोटिक जो मानव में है वर्तमान में वो कोशिका है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब यह है कि जिनमें केंद्रक जो होता है उसके बाहर प्रॉपर झिल्ली नहीं होती है, असुकेंद्रित, क्या बोलेंगे? असुकेंद्रित। कौन सा? जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, है ना। यहां पर जो प्रोकैरियोटिक है वो असुकेंद्रित है, और यूकैरियोटिक कौन सा है? जिसमें प्रॉपर झिल्ली पाई जाए वो। कोशिका में क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागों के रूप में रहते हैं और ये गुच्छे के आकार में होते हैं, और इनमें डीएनए पाए जाते हैं, राइट। जीन्स जो है वो डीएनए में, ठीक है। चलो, सजीवों की कोशिका मूलभूत इकाई है क्योंकि इसकी मदद से ही शरीर के संपूर्ण कार्य फंक्शन हो रहे हैं। एक एक कोशिका सुनियोजित ढंग से काम कर रही है, इसीलिए हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रॉपर तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पादप कोशिकाएं जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाती हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाए। देखिए, एक और बात याद रखना, है ना, एक और बात याद रखना, कुछ ऐसे जीवाणु भी है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक, ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि पादपों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पर्णहरित की मदद से वहां पर बनता है ना, भोजन, अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। तो यहां पर कोशिका और उसके कार्य क्या है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सिंपली कॉर्क की स्लाइस को देखा था और जीवों में कोशिकाएं बुनियादी संरचनात्मक इकाई है। मुर्गी का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा एकल कोशिकाओं को, सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, उनकी कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोशिका की संख्या बिल्कुल झुंड में, समूह में बिल्कुल अलग अलग समूह के रूप में रहती है, और बहुकोशिकीय जीव में, जैसे मानव में मैंने बता दिया आपको 37,200 करोड़ कोशिकाएं। बिल्कुल, यूकैरियोटिक सेल हैज वेल डिफाइनेट, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुकेंद्रीकृत है। किसमें? नॉट, है ना, यूकैरियोटिक में, क्योंकि उसमें प्रॉपर वॉल या झिल्ली पाई जाती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्यूलर है, जैसे अमीबा इत्यादि। अब देखिए, अमीबा है वो अपना भोजन ग्रहण करता है, वहीं पर पचाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल देता है, और अपने शरीर को अनियमित आकृति होती है अमीबा की। शेप ऑफ सेल भी अलग अलग हो सकती हैं, उनके कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना, ठीक है। कुछ को तंत्रिका कोशिका और एक न्यूरॉन की तरह से, देखिए, सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और अ न्यूरॉन। तो जो मैंने आपको बताया था, शाखान्वित जो होती है, राइट, शाखान्वित जो होती है वो कौन सी कहलाती है? वो कौन सी कहलाती है? इस प्रकार की कुछ होती है ना, और ये कहलाता है न्यूरॉन, यही कहलाता है न्यूरॉन, राइट। सो यहां पर देखिए, सेल का जो साइज है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज वेल एज मिलियंथ ऑफ द मीटर, बहुत छोटा भी हो सकता है। यदि मैं कोशिका की बात करूं और सबसे छोटे जीवाणु की बात करूं तो वो है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो न्यूमोनिया का होता है, न्यूमोनिया, न्यूमोसेल आपको पता है ना, नई वैक्सीन आई है भारत में, न्यूमोनिया। तो PPLO इसका जो जीवाणु है, न्यूमोनिया जो करता है, जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु है, 10⁻⁷ मीटर पर,
10⁻⁷ मीटर का ये माइकोप्लाज्मा होता है। एकदम क्लियर। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? प्रत्येक जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें मतलब ऑर्गेन होते हैं, अलग अलग अपना टिश्यू जो है अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। कोशिका के बहुत सारे भाग हैं, जिसमें से कोशिका झिल्ली बाहर वाला जो अर्ध पारगम्य मतलब सेमी परमिएबल या फिर राइट, देखिए एक तो होता है सेमी परमिएबल और दूसरा जो बोला जाता है सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना। क्यों? क्योंकि इसमें से मटेरियल पदार्थ बाहर अंदर जा सकता है। दूसरा होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दूसरा पॉइंट होता है सीरम इंस्टीट्यूट। कहां पर लोकेटेड है सीरम इंस्टीट्यूट? बताइए कौन बताने वाला है? उसके बाद में है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, क्योंकि कौन सा पदार्थ अंदर जाए कौन सा पदार्थ बाहर आए। कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका के अंदर जो मटेरियल पदार्थ अंदर जाता है वो एक्चुअल में कौन सी विधि के माध्यम से अंदर जाता है, तो याद रखना तब आपको आंसर देना है ऑस्मोटिक प्रेशर, वही दाब जो किशमिश में लगता है, राइट। परासरण दाब की मदद से जो पदार्थ का कंसंट्रेशन हाई से लो, ठीक है, हाई से लो की ओर, ठीक है, ये सारी बात क्लियर। चलिए, तो इस तरह से मेनली जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है 8वीं क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है। अब देखिए गोल्जी एपरेटस जो होता है ना, गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? देखिए गोल्जी एपरेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जिसको मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल मतलब सभी कोशिकांगों की मदर। क्यों? क्योंकि यह अन्य सभी कोशिकांगों को, गोल्जी एपरेटस अन्य सभी कोशिकांगों को क्या देता है? पोषक पदार्थ पहुंचाता है, और इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर कौन कहलाता है? तो पुणे, बिल्कुल सही है, सीरम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पुणे में ही लोकेटेड है, वेरी गुड। तो यहां पर कुछ हम लोग बात कर लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले आया न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, राइट। इसमें डीएनए पाए जाते हैं, क्रोमेटिन धागों के रूप में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और यही क्रोमोसोम्स पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आगे ले जाने का काम करते हैं। केंद्रक जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, और समस्त क्रियाविधि का जो नियंत्रण करता है वो केंद्रक करता है। केंद्रक के बाहर यदि प्रॉपर झिल्ली है तो उसे सुकेंद्रित झिल्ली कहा जाएगा, है ना, वेल डिफाइंड। और वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कहलाती हैं। जिसके केंद्रक के बाहर प्रॉपर झिल्ली नहीं है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रक के अलावा डीएनए या तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड में, पादपों में प्लास्टिड, क्लोरोफिल में डीएनए पाया जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको ऑल्टमैन ने खोजा था, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहलाता है। इसमें क्रिस्टी प्रवर्ध पाए जाते हैं, और यही क्रिस्टी प्रवर्ध काम करते हैं ऊर्जा को बनाने में, एटीपी के निर्माण में। और एटीपी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, सभी कोशिकांगों को जो पोषण पहुंचाने का काम है वो गोल्जी काय का है। इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये बात क्लियर है ना।
राइबोसोम्स किस पर पाए जाते हैं दोस्तों? राइबोसोम्स पाए जाते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। अब सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ लीजिए। अंतःप्रद्रव्य जालिका को स्केलेटन, है ना, स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। स्केलेटन ऑफ द सेल, क्यों? स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल तंत्र, क्योंकि यह केंद्रक को एक निश्चित स्थान प्रदान करता है। स्केलेटन ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट आ रहा, ठीक है, साइटोप्लाज्म पर आएंगे अभी, है ना। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक को फिक्स लोकेशन देता है। कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं क्योंकि नियत आकार प्रदान करता है। और साथ ही साथ में ये दो प्रकार का होता है, जिसमें से चिकनी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बनाता है प्रोटीन को, वसा को, है ना। जो सॉफ्ट है वो वसा को बनाएगा, सॉफ्ट वाला वसा को, सॉफ्ट ईआर। और जो हार्ड है या फिर रफ कह लीजिए, रफ ईआर, वो किसको बनाता है? वो बनाता है प्रोटीन का निर्माण। रफ प्रोटीन का निर्माण क्यों कर देता है? क्योंकि रफ वाले पर बिंदु के रूप में हमारी कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग, जिन्हें कहते हैं राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज नोन एज द मास्टर ऑफ सेल ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो है ना, इसके बाद में आपको एक और पॉइंट याद रखना है, एक होता है सेंट्रोसोम, तारक काय। कितनों ने सुना है सेंट्रोसोम, जिसे हम बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम तारक काय। ये कोशिका के विभाजन में, द डिवीजन ऑफ सेल, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में तारक काय, सेंट्रोसोम ही मदद करता है ना। एक और चीज, लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बिल्कुल राइबोसोम्स पाया जाता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जिनमें प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि ये जरा से कोशिकांग पूरी की पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। इतने प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं और यही पदार्थ क्या करते हैं? लाइसोसोम वो कोशिकांग है जो WBC में भी पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। अब देखिए, आपको पता है ना, कुछ WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं 5 प्रकार की है। उनमें से फैगोसाइट भी है, और फैगोसाइट क्या करती है? अन्य सभी जीवाणुओं को खाने का काम करती है। तो इनमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और लाइसोसोम क्या होता है? जीवाणु के आसपास यदि फट जाएगा तो क्या होगा? वो जीवाणु की कोशिका डाइल्यूट हो जाएगी, और इस प्रकार से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। इस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। दया नैंड कमांडो यूपीएससी ड्रीम, वेरी गुड, थैंक यू। सो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई आपको। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका क्लियर हो गया। लाइसोसोम, है ना, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैलियां कहते हैं इन्हें। और इसीलिए याद रखना, जब भी हमारे शरीर में कैंसर जो है ना, कैंसर का कारण भी यही है, लाइसोसोम। कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में अनंत रूप से कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं। कौन सी वाली? कार्सिनोजेनिक कोशिकाएं। और उसके पीछे भी ये लाइसोसोम ही जिम्मेदार है। इसलिए इस कोशिकांग पर, इस सेल ऑर्गेनेल पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। तो यहां पर हमने लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, और उधर प्लास्टिड वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है ना। तो मेनली हमने लगभग सारे पॉइंट्स को एक शॉर्ट में, ब्रीफ में सब कुछ डिस्कशन कर लिया, है ना, सब कुछ ब्रीफ में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि अब आप अपनी बुक को खोलेंगे 8th क्लास 9th क्लास को, बड़े आसानी से आपको चीजें, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। लाइसोसोम कंसीडर एज द डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट ऑफ, ठीक है, डिसमेंटल करता है पूरी तरह से, वेरी गुड। तो यहां पर आप अल्टीमेटली यू कैन ज्वाइन माय क्लास। कल 9 बजे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आ रही है, और कल से ही 11:30
मयंक सर और मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सेक्शन डाले हैं रात 11:30 बजे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के साथ में आपको करंट अफेयर को समझाते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये, तो आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। और आज ये अनाउंसमेंट है, तो आप 8:30 पर जरूर मिलना हमसे। 8:30 पर इसी यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेंगे, राइट। सो अनअकैडमी कॉम्बैट आप सभी को पता होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज करिए, अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए 3 जून में। तो जब भी आपको एनरोल होना है तो इस रेफरल कोड का अभी आप एनरोल कर लीजिए। बिल्कुल कल, बिल्कुल पक्की बात है, कल जरूर होगी क्लास। कल से तो एक नया स्ट्रक्चर ही शुरू हो जाएगा, है ना। बिल्कुल कल से एक नई एनर्जी, नए उमंग के साथ नया साल एक नए जोश के साथ मनाएंगे, है ना। 2021 को एक बहुत अच्छा साल हमारे कैरियर के लिए बनाएंगे, मेहनत करेंगे पूरी, ठीक है। आप लोग भी करिए, मैं तो कर ही रहा हूं यहां पे, है ना। सुसाइडल बैग इसे कहते हैं। तो दोस्तों आप मुझे, है ना, आपको पता है मेरे 3 अलग अलग लेक्चर आते हैं। 4 PM पर इंडियन पॉलिटी का, 8 PM पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का और 10 PM पर इकोनॉमिक्स का। आपको ये सभी लेक्चर्स नीचे जस्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अनअकैडमी की प्रोफाइल दी हुई है मेरी दोस्तों, अभी का अभी उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ में अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए दोस्तों। 8:30 पर आज जो है, मैं और मयंक सर आपको बहुत ही स्पेशल कुछ खास बात बताना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। अरे रुसाली जी बताया ना, सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मघाती का मतलब ये कोशिकाएं अपने आप को स्वयं को मार लेती हैं। कब? जब भी लाइसोसोम्स जो है उसमें से प्रबल अपघटनीय जल पदार्थ निकलता है, तो पूरी की पूरी, देखिए लाइसोसोम एक छोटा सा कोशिकांग है, राइट। लाइसोसोम एक छोटा सा कोशिकांग है, बहुत बड़ी कोशिका में। इसमें पाए जाने वाले प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ जब बाहर निकल जाते हैं, ये फट जाता है किसी भी कारण से, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उस केस में संपूर्ण कोशिका को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। तो दोस्तों नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके तुरंत पहुंच जाइए, है ना। और 8:30 पर आज का लेक्चर जरूर लीजिए, है ना, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली भी संपर्क करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए, है ना। केवल 6 महीने बचे हैं, 27 जून इज द डेट। और मैं चाहता हूं आप सभी का 2021 बहुत अच्छा हो, एक बहुत अच्छे मुकाम आपको प्रदान करें। और इसीलिए आपको, है ना, अनअकैडमी के कोर्सेज इतने शानदार हैं जो आपको बेहतरीन एक अगले मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। बहुत ही टॉप नॉच एजुकेटर्स के बैचेस, प्रीलिम्स, CSC इत्यादि के चल रहे हैं। तो आप वन टाइम जो है एनरोलमेंट लेकर सभी बैचेस और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर लीजिए, अभी का अभी कर लीजिए, है ना। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड बैचेस हैं। बैचेस के अलावा आप सभी एजुकेटर्स की भी लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलती हैं, अलग अलग सेपरेट कोर्सेज चलते हैं। आप एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और मुझे फॉलो कर लीजिए। और अनअकैडमी के कोर्सेज में सबसे ज्यादा जो आपको फायदा होगा, राइट, यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट बाय माय रेफरल कोड, दिस इज माय प्रॉमिस। तो आप जरूर इस रेफरल कोड का यूज करके इसका प्रयोग कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे लेवल के अधिकारी बने और भारत देश के लिए अच्छा काम करें। तो यहां पर इंग्लिश में भी बैचेस अवेलेबल हैं और हिंदी में भी बैचेस अवेलेबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी, जहां पर आपको पर्सनल कोच, इवैल्यूएशन ऑफ योर मेंस टेस्ट सीरीज, देखिए आंसर राइटिंग यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो यू आर लैकिंग समवेयर, तो आप कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। तो यहां पर आप मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको मुझसे संपर्क करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, है ना। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट वहां पर लाइव पढ़ते हैं रेगुलरली। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक के हजारों की संख्या में क्वेश्चंस करवा दिए हैं। वो सभी आपके एक बिल्डिंग बेस, आपके बेस को एक बहुत मजबूत बनाएगा। तो ये काम जरूर कर लीजिए, है ना।
और अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वी विल मीट एट 8 PM टुडे, आज ही 8:30 PM पर हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे।